हेलो गाइस। आज आपसे जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हमें आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा, जब कोई भी युद्ध होता है और वो भी विश्व युद्ध जब होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ मिलकर आपस में लड़ते हैं, तो उन दिनों जैसे हमारे समय लॉकडाउन चल रहा है, सारे देशों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो जाती हैं और एक दूसरे के प्रति एक रिटेलिएटरी फीलिंग्स भी आ जाती हैं। सारे देश अपने अपने वहाँ पर प्रोटेक्शनरी पॉलिसीज़ अपनाने लगते हैं, ना केवल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए वरन आपसी रिटेलिएशन के कारण भी ऐसा होता है। तो 1914 और 1990-20 के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ और उसके बाद देशों में काफ़ी ज़्यादा वो टर्मोइल हुआ, तो यूएस में सीनेटर थे स्मूट एंड हॉले, उन्होंने अपने यहाँ एक ऐसा बिल प्रस्ताव वो लेकर आए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई शुगर बीट इंडस्ट्रीज़ थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कहा टैरिफ वॉल्स रेज की जाएँ, यानी कि प्रशुल्क की दरें बढ़ाई जाएँ और उनको बहुत प्रोटेक्ट किया जाए, अर्थात उनके प्रोडक्ट को अन्य देशों से कम्पीट ना करना पड़े। इस प्रस्ताव के बाद बहुत सारे और भी सीनेटर्स थे, उन्होंने भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सोचा भाई हमारे क्षेत्र में भी इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे भी टैरिफ वॉल्स बढ़ाई जाए। तो देखते देखते इस बिल पर कई राउंड हुए, तो यूएस में अचानक करीब 20,000 वस्तुओं की ऐसी लिस्ट बन गई जिन पर टैरिफ बढ़ा दिए गए और 900 कमोडिटीज़ ऐसी थी जिन पर 48% तक टैरिफ बढ़ा दिया गया। ये एक्ट अपने आप में अनूठा था, जिसे कहा गया स्मूट हॉले टैरिफ एक्ट ऑफ 1930। ठीक है। अब यूएस जो है इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है विश्व के अन्य देशों के साथ, यदि वो अपना माल बाहर भेजना बंद कर दे या वहाँ से माल आना बंद हो जाए, तो जो देश उनसे व्यापार कर रहे थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड अफेक्ट हुई। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उन वस्तुओं का इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप इंपोर्ट कर रहे थे तो उन देशों से जहाँ से आ रहा था वहाँ पर मांग बहुत स्क्वीज़ हो गई। जब उन कंट्रीज़ में जो उनका एक्सपोर्टेबल आइटम से उनकी डिमांड कर्टेल होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो फिर वहाँ पर रिसेशनरी ट्रेंड शुरू हो जाते हैं। और ऐसा क्योंकि यूएस उस समय ट्रेडिंग पार्टनर था जापान का, चाइना का, यूरोप का, तो वहाँ पर इसका इकॉनमी पर बहुत बड़ा हुआ और फिर इस तरह की ट्रीटी ने एक तरह से अगले विश्व युद्ध के लिए से आने से पहले ग्रेट डिप्रेशन की तैयारी कर दी। इससे फिर अर्थव्यवस्था में महामंदी का दौर आना शुरू हो गया। भाई अगर 48-50% तक टैरिफ वॉल्स का अर्थ है कि वहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहे थे उसके ट्रेडिंग पार्टनर से यूएस के, अगर आपके यहाँ 100 रुपये का वो माल पहले बिल, उनके यहाँ अगर 100 रुपये में वो वस्तु बिक रही थी, तो वो चाइना और जापान और यूरोप से आने वाली वस्तुओं पर 50% टैरिफ अर्थात प्रशुल्क लगाकर उस वस्तु को 150 रुपये में मार्केट में आने दे रहे थे। अब 150 रुपये के 100 में तो कोई कंपटीशन नहीं है, जाहिर सी बात है कि अमेरिका के नागरिक फिर 150 वाली वस्तु को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हर एक के पास परचेजिंग पावर या डिस्पोजेबल इनकम अपनी लिमिटेड होती। कोई भी वस्तु इतनी महंगी वस्तु तो नहीं खरीदेगा, या तो वो क्वालिटेटिवली बहुत हाई हो, अन्यथा वो रिजेक्ट हो जाएंगी, मार्केट में कंपटीशन में ठहर नहीं पाएंगी।
तो इस तरीके से ये स्मूथ हॉले एक्ट के बाद फिर जब भयंकर टैरिफ रेट्स हाई होने से एक जनरल डिप्रेशन आया इकॉनमी में। ये हुआ ना, जिसे हम कहते हैं ये 1930, इसके बाद 1936 का ग्रेट डिप्रेशन, जिसके बाद कीन्स की थ्योरी आई, जनरल क्या थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये 1936 में लिखी आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की कंडीशन है, जब इकॉनमी में डिमांड ना रह जाए और इंडस्ट्रीज़ सारा प्रोडक्शन ठप करके बैठ जाएं, तब उन्होंने कहा कि जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो सरकारों को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किस तरह के वर्क्स में? पब्लिक वर्क्स में, जैसे ये हमारे यहाँ मनरेगा वगैरह चलते रहते हैं। सार्वजनिक कार्य कराइए जिससे लोगों के पास परचेजिंग पावर आए, तो फिर वो यानी कि इंटरनल डिमांड को जनरेट करिए। कैसे? क्योंकि अब वो भाई जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो तो प्रॉफिट मोटिव होता है, यदि उसका माल बिक नहीं रहा है तो वो अपने उत्पादन नहीं करेगा तो लोगों की छटनी हो जाएगी। अब उन लोगों को रोज़गार देने के लिए आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि डैम बनाइए, कैनाल्स बनाइए, सड़कें बनाइए, इस तरह के पब्लिक वर्क्स में लोगों को लगाइए जिससे लोगों की वेजेस हों और वो इंटरनल डिमांड पुश का जो फ्लो है वो स्टार्ट हो। अब इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 to 45। विश्व युद्ध की स्थितियां हो गई क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद अब सभी राष्ट्रों ने सोचा, होता है ना कि हम लोग अपने नौसिखिया पन्ने से सारे काम करते हैं, उसके बाद समझ में आती है, फिर समझौता करते हैं, कि लोगों ने कहा कि इस तरीके से अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान है, और उन्होंने कहा कि भविष्य में कभी इस तरह की स्थितियां ना हों, और यदि हों भी, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे देश तबाह हो गए, उनके सामने रिवाइवल की समस्या आ गई थी। तो ये हुआ कि अगर कभी भी विश्व के किसी देश को अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए हो, तो कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जहाँ पर, जैसे हम लोग कोऑपरेटिव होते हैं, नेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव्स बनते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑपरेशन के द्वारा एक ऐसी संस्था स्थापित किया जाए जो जब जिसे ज़रूरत हो उसे पैसा दे, उसके बदले में वो इंटरेस्ट लेगी उससे। और ऐसे ही जो युद्ध से पीड़ित अर्थव्यवस्थाएं, उनमें रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए भी पैसा जाना चाहिए, पुनर्निर्माण के लिए। तो 1945 में इस तरह की 3 संस्थाएं आईं, जिन्हें एक आई IMF, दूसरी आपकी वर्ल्ड बैंक, जिसे हम IBRD भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IMF हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरी संस्था एक आई जो 48 में थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की पृष्ठभूमि में यही आपका स्मूथ एंड हॉले टैरिफ ट्रीटी थी, टैरिफ एक्ट था, जिसमें ये कहा गया कि क्यों ना विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, वैश्विक उत्पादन को बढ़ाने के लिए, क्यों ना सभी राष्ट्र मिलकर आपस में व्यापार करें, और जो टैरिफ की दरें हैं उन पर आपस में सहमति होनी चाहिए। जनरल प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते, और इसका उद्देश्य यही होगा कि धीरे धीरे हम प्रशुल्कों को कम करते जाएं, आपस में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीति ना अपनाएं। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड ये 1948 से लेकर 1994 तक अपनी एग्जिस्टेंस में रहा, और इसके 8 राउंड हुए। 8 राउंड मतलब 8 बार इनकी 8, और जो राउंड जहाँ पर होता था वो राउंड उस स्थान के नाम से जाना जाता है। 8वां राउंड उरुग्वे में हुआ था, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। ये कहा गया कि जब लोगों की इस संस्था में आस्था बढ़ने लगी, लोग इसके अकॉर्डिंगली काम करने लगे, तो ये हुआ कि क्यों ना इस गैट का दायरा हम केवल टैरिफ तक ना रखकर टैरिफ ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स से और बढ़ाकर इसके अंदर हम कृषि वस्तुओं को और
गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट को भी करे। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, GST, GTS, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज को भी इसके गैट के दायरे में लाया जाए। और ये राउंड बहुत ही मशहूर हुआ। फिर ये हुआ कि चूंकि अब गैट का दायरा बढ़ रहा है, वो टैरिफ से हटकर जब हम उसमें एग्रीकल्चरल गुड्स को भी शामिल कर रहे हैं और सेवा क्षेत्र को भी इसके दायरे में जोड़ा जा रहा है, यानी कि अब इस इंस्टीट्यूशन के अम्ब्रेला के अंतर्गत इन तीनों चीज़ों के व्यापार को बढ़ाने पर आपस में प्रस्ताव लाए जाएंगे, उन पर डिस्कशन होगा और उनके सॉल्यूशंस को ढूंढा जाएगा और बाद में रिजोल्यूशंस पास होंगे। तो 1995 में एक नई संस्था का उदय हुआ और उसने गैट को रिप्लेस किया, जिसको कहा गया विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, क्योंकि अब केवल नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स पर से टैरिफ रिड्यूस करने की बात नहीं हो रही थी, बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार को मॉनिटर करने के लिए संस्था आई। इस संस्था का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके एक डायरेक्टर जनरल हैं। प्रेजेंटली उनका नाम है रॉबर्टो एजेवेडो। इस समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 164 मेंबर्स हैं। अभी 2016 में इसके 2 सदस्य बने हैं, जिसमें से एक है लाइबेरिया, दूसरा है अफगानिस्तान। 164 कंट्रीज़ का ये संगठन बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और इसके कार्य करने के ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का क्लब है और ये ट्रेड के रूल्स को नहीं बनाता है। ट्रेड के रूल्स को सारी सरकारें बनाती हैं, जो भी उसकी नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में ही मिलकर बनाती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है कि प्रत्येक राष्ट्र की जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनको मॉनिटर करना। ये मॉनिटरिंग होती है कि क्या जो WTO के अंतर्गत एग्रीमेंट्स हुए हैं विभिन्न राउंड्स में, जो समझौते हुए हैं, जो चीज़ें निकल कर आई हैं, क्या वो उनका पालन कर रहे हैं या नहीं, राइट। तो इसमें हर एक देश का, जितने लोग इसके मेंबर बनते जाते हैं, WTO के रूल्स उनको मान्य होते हैं। WTO के अंतर्गत जो एक इसकी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हर एक समझौता या हर एक निर्णय सर्वसम्मति से होता है। कोई भी देश यदि किसी चीज़ को नहीं मान रहा है, डिसएग्री कर रहा है, तो फिर वो उस चीज़ को कैंसिल कर दिया जाता है। वो सर्वसम्मति से ही रिजेक्ट होते हैं और सर्वसम्मति से ही एक्सेप्ट होते हैं, कि किसी को वीटो पावर नहीं है कि हमने कह दिया तो नहीं होगा, उसको बहुत सारे लोग रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्शन में भी सर्वसम्मति होनी चाहिए। तो ये तो है WTO की। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण इसका रोल है वो है कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टैरिफ्स पर तो बात करता ही है, मॉनिटरिंग करता है ट्रेड की, जिससे केवल मुक्त व्यापार को नहीं, उत्तरोत्तर मुक्त व्यापार की ओर विश्व बढ़े और समस्त वैश्विक उत्पादन बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। क्योंकि हम लोग हर जो चीज़ एक व्यक्ति के साथ होती है, हम अपनी बिल्कुल इग्नोरेंस की अवस्था से एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की ओर बढ़ते जाते हैं और अपना डेवलपमेंट करते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं। वही चीज़ एक तरह से इंटरनेशनल इकॉनमी के साथ है कि पहले आपने अपने नेशन को इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज़ की, फिर आपने एक्सपोर्ट बढ़ाया, बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए, धीरे धीरे और व्यापार की और मार्केट की ज़रूरत पड़ती, और लोग इंटीग्रेट होना चाहते हैं, एक दूसरे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो फिर ये होता है मुक्त व्यापार करिए, फिर मुक्त से भी ज़्यादा मुक्त व्यापार करिए कि कहीं कोई बैरियर ही ना रह जाए अल्टीमेटली। तो इस तरह के एक विश्व की कल्पना होती है, जिसको साकार करने के लिए हमने ये WTO आया और उसने सार्थक नतीजे भी उसके दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंतर्गत जो भी WTO के एग्रीमेंट्स होते हैं, जो सदस्य देश हैं आपस में व्यापार करते समय यदि उनको लगता है
कि कोई देश उनके जो कमिटमेंट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहा है या उसमें अपने तरीके से उसने मैनिपुलेशन किया है, तो इसकी दूसरे देश के अगेंस्ट इसकी कंप्लेंट की जा सकती है। कहाँ पर? WTO के अंदर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, ठीक है, शिकायत निवारण समिति या झगड़ा निवारण समिति जिसे कहते हैं, वहाँ पर वो इसकी कंप्लेंट करता है। तो दो कंट्री हो गए, एक कंप्लेंट कंट्री, एक डिफेंडेंट कंट्री। इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड में हर एक कंट्री का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में करीब 3 से लेकर 5 लोगों के लोग इस बोर्ड में रखे जाते हैं, ये इस जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट पर अपना निर्णय देने के लिए, अपना निष्कर्ष देने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। इसमें पहले जो 2 देश इन्वॉल्व होते हैं उनसे पूछा जाता है, यदि वो नहीं अपना सम्मति दे पाते हैं तो डायरेक्टर जनरल उन्हें खुद अपॉइंट करता है। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उसके प्रत्येक पहलू को देखती है, जो अपने निष्कर्ष होते हैं उसे वो सबके सम्मुख रखती है। यदि अगर अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड के निर्णय से कोई भी पार्टी डिफर करती है तो एक पैनल बनाया जाता है। नहीं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जो 3 से 5 लोगों का एक पैनल बनता है। ये पैनल की जो भी रिपोर्ट आती है कंप्लेनेंट कंट्री या डिफेंडेंट कंट्री के लिए, इसमें जो 3 to 5 होते हैं वो ट्रेड लॉ एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं और उनको हायर करता है WTO, यानी कि पर्टिकुलर केस को देखने के लिए उन्हें अलग से ऑनरेरियम मिलता है। इसके निर्णय या तो सर्वसम्मति से रिजेक्ट होंगे या एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि ऐसा इन सब मामलों में सर्वसम्मति नहीं बन पाती है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो ही जाते हैं। अब पैनल की रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई 2 देशों में से कोई उससे सहमत नहीं है तो वो एक अपीलेट बॉडी बनती कि वो उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है, यानी कि रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस इशू को फिर से देखा जाए, ठीक है। तो जो वहाँ पर WTO में बहुत सारे अर्थशास्त्री भी होते हैं, लॉ एक्सपर्ट्स भी होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। तो कुछ जजेस 7-8 जजों में से 3 जजों का एक अपीलेट बोर्ड बनता है। ये जो जजेस होते हैं उस केस को नए सिरे से नहीं देखते हैं कि पूरा केस फिर से खोला और देखा या कोई नई एविडेंस लाकर जोड़ लें। जिन इश्यूज़ पर आपत्ति की गई है उन्हीं के कानूनी पहलुओं को वो देखते हैं और अपना निर्णय देते हैं। यदि पैनल के मेंबर्स और जो आपके अपीलेट बॉडी और पैनल के दोनों आपस में एग्री हो जाते हैं कि नहीं, जो भी निष्कर्ष पहले पैनल ने दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो फिर अब क्या होगा? अब दोनों कंट्रीज़ को 2 स्टेप्स उठाने। एक तो उन्हें रेजोल्यूशन पास करना होगा जिसमें ये होगा, वो कहेंगे, एक रेजोल्यूशन पर एग्रीमेंट देना हुआ कि जिस कंट्री के लिए जो कंप्लेंट आई थी कि उसको उन चीज़ों को अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ में इनकॉर्पोरेट करना है, डिनाई नहीं करना है, और इसके लिए उन्हें टाइम दिया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड में ये संशोधन अपनी ट्रेड पॉलिसी में कर लें। और इस अवधि में, क्योंकि भाई जो भी नेशन है उसे भी अपने देश में जाना है, अपने देश की पार्लियामेंट में उन बातों को रखना है, वहाँ पर पूरी एक बहस की प्रोसेस होती है, क्योंकि सरकार को कन्विंस करना है अपनी अपोजिशन पार्टी को कि उसे ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। तो इस प्रक्रिया में समय लगता है और इस समयावधि में जो भी प्रोग्रेस है वो उसे DSB को रिपोर्ट करते रहना है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड को रिपोर्ट करते रहना होता है। यदि डिफेंडेंट कंट्री इस कार्य में आनाकानी करता है या नहीं करना चाहता है तो जो कंप्लेनेंट कंट्री है उसके अंतर्गत जो आपस में ट्रेड करते समय जो भी उसे कंसेशंस प्रोवाइड कर रहा था, ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो उस कंट्री के साथ है वो उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकता है, उसके साथ ट्रेड को मना कर सकता है और रिटेलिएटरी एक्शन भी ले सकता है। तो ये थी इसकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड की प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है। अब
अभी तक इन लोगों के काफ़ी मामले आए हैं, 134 जने 200 के अंतर्गत इस तरह के डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड के पास मामले आए हैं जिन पर सक्सेसफुली उन्होंने अपने निर्णय दिए हैं। और ज़्यादातर मामले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में थे, जिसमें अमेरिका यूरोपियन यूनियन पे एलिगेशंस लगाता है। यूरोपियन यूनियन क्या है, वो बहुत सारे प्रोटेक्शनरी मेजर्स अपनाती है नॉन टैरिफ। जैसे कि अगर वहाँ पे जो एनिमल बीफ्स का इंपोर्ट करती है तो उनका है कि यूएस जो है बहुत सारे ग्रोथ इंजन्स लगाता है एनिमल्स को। तो इस तरीके के कहती है, इस तरह का प्रोडक्ट जिसमें आपने इस तरह के ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ किया है और कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है तो हम इस तरह का इंपोर्ट नहीं करेंगे। या आपने जो उनकी पोल्ट्री है उसे क्लोरीन से धोया हुआ है तो नहीं करेंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर। वो ये नहीं कह रही है सिर्फ प्रशुल्क कम करिए, प्राइस वॉर नहीं है, वो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाती है जिसकी अमेरिका कंप्लेन करता है। लेकिन अब ये मामले डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड के पास जाते हैं यदि एलिगेशन सही पाए जाते हैं, क्योंकि हर देश को अपने नागरिकों के हेल्थ एंड हाइजीन स्टैंडर्ड को देखना है, उसे वायलेट नहीं करेगा। क्योंकि यदि वो इससे अच्छे स्टैंडर्ड अपनी कंट्रीज में फॉलो कर रहा है तो वो क्यों आपका ऐसा प्रोडक्ट लेगा जो नेचर से थोड़ा सा हटकर है। तो इस तरह के मामलों में मिलती है अक्सर डिफेंडेंट कंट्री को अपने यहाँ संशोधन करना पड़ता है या कंप्लेन वगैरह वगैरह। तो ये WTO का बहुत बड़ा रोल है, डिस्प्यूट सेटलमेंट अमंग द कंट्रीज एंड बिटवीन द नेशंस। अब WTO का जो इस समय 1995 में अपने इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो सबसे एक ही राउंड हुआ है जिसे हम 9th राउंड कहते हैं, इसे कहते हैं दोहा राउंड। दोहा राउंड ये अपने कतर देश है, वहाँ पर दोहा एक जगह है जहाँ पर शुरू हुआ है। ये नवंबर 2001 से शुरू हुआ और अभी तक इसमें एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। वो लोग दोहा राउंड में ये कहा गया कि जो सभी WTO के मेंबर्स हैं वो कृषि वस्तुओं को भी मुक्त व्यापार के अंतर्गत लाएं तथा सर्विसेज में भी अब ट्रेड होना चाहिए। तो अब कृषि वस्तुओं पर जो ट्रेड की बात है उसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बिल्कुल एग्री नहीं करते, क्योंकि इनका जो एग्रीकल्चरल का एक्सपोर्ट, ये लोग अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं और इनका जो एग्री बिजनेस इंडस्ट्रीज है वो हाईली प्रोटेक्टेड हैं। ये उस सब्सिडी को रिड्यूस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। भारत चाहता है कि उसको इन देशों में अपने एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए का निर्यात करने के लिए मार्केट एक्सेस मिले। जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री ये लोग देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ या जो चूँकि एग्रीकल्चर क्या है, बेसिकली एक लेबर इंटेंसिव आपका सेक्टर है और जो जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर चीप लेबर होने के कारण इनके प्राइसेस कम होते हैं। और ये कहते हैं कि इस तरह से वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड एक तरह से देखा जाए हमारे फेवर में हो जाएंगी बिटवीन द टू एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन टू डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि कॉस्ट रेशियो हमारे फेवर में आ जाएगा तो इनका जो मार्केट है वो ठप हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही सब्सिडी देते हैं, क्योंकि इनका सब्सिडी देने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इनके यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। केवल 2% ऑफ द पॉपुलेशन इनका एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। तो इनका कहना है कि यदि हम इस सेक्टर को सब्सिडी नहीं देंगे तो जो 2% लोग काम कर रहे हैं ये भी उसे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि इनका प्रोडक्ट अगर कॉस्टली हो गया या इनको रिटेन करने के लिए उस सेक्टर में हमें सब्सिडी देनी होती है। और हमारे उनको कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लैंड एरिया इतनी दूर तक फैला, एक आदमी यहाँ से वहाँ तक तो दौड़ेगा नहीं, उन्हें तो हाईली कैपिटलाइज्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन का प्रयोग करना है। इसलिए उनको इस सेक्टर को सब्सिडी देनी ही पड़ती है, अदरवाइज़ तो जो प्रोडक्ट है वो जनता की जो रीच से बाहर हो जाएगा। तो ये अपनी सब्सिडीज़ को रिड्यूस करना नहीं चाहते हैं। नंबर 2 जो इनका इस दोहा राउंड में जिस विषय में वार्ता चली वो थी NAMA
नॉन एग्रीकल्चरल, क्या कहते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, अर्थात जो एग्रीकल्चर के अलावा जो अन्य वस्तुएं हैं उनमें मार्केट एक्सेस को बढ़ाया जाए। टैरिफ रेट्स तो कम हो ही रहे हैं, उनमें जैसे बहुत सारी वस्तुओं पर कोटा है, कोटा लगा हुआ है, जो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट है, और कि उसमें दो देशों के बीच में आपस में समझौते, उससे पहले जो गैट के समय कुछ वस्तुओं पे आपस में समझौते थे जिनमें आपस में कोटा था कि वो देश इस देश को करेगा और वहीं से लेगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स को, क्लॉज को डाइल्यूट किया जाए, यानी कि लाइट किया जाए, और इसमें बहुराष्ट्रीय समझौते होने चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज़ थी कि जनरल एग्रीमेंट इन सर्विस ट्रेड। इसमें ये जो विकासशील देश हैं ये चाहते हैं कि हमें, विकसित देश चाहते हैं कि उनको विकासशील देशों में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑनलाइन शॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, है ना, और इस तरह की सर्विसेज के लिए मार्केट मिले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ देने को तैयार हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ चाहते हैं कि वो अपना, उनके लिए मार्केट खुले टूरिज्म सेक्टर, हेल्थ है, और ये प्रोफेशनल सर्विसेज के, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे लीगल सर्विसेज, एजुकेशनल, हेल्थ सेक्टर, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर बढ़ावा मिले। और जो मतलब जो सेक्टर मोबिलिटी है उस पे जो वीज़ा से संबंधित लॉज होते हैं उनको थोड़ा सा लाइट किया जाए, उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। क्योंकि और सर्विसेज के मूवमेंट में ये भी होता है, आप अपने देश में लेबर लॉज को, लेबर रिफॉर्म करें, क्योंकि विकसित देश, विकासशील देशों में लेबर लॉज वेलफेयर के नाम पर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि इंडस्ट्रीज़ के सामने समस्या आ जाती है, क्योंकि या तो लेबर बहुत एफिशिएंट हो, लेबर उतना एफिशिएंट नहीं है, लॉज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिए गए हैं कि अगर वो छटनी करना चाहे तो वो नहीं कर पाते। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ आने में हिचकते हैं, क्योंकि उनकी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो हाईली कैपिटलाइज्ड है, और यहाँ पर लेबर उतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि वो प्रोटेक्टेड बहुत है। तो एक तरह से लेबर प्रोटेक्शन को आप कम करिए, उनका कहना है, क्योंकि आपको सामने दो उद्देश्य हैं, लेबर को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करिए या ग्रोथ के माध्यम से प्रोटेक्ट करिए। ग्रोथ तभी होगा जब प्रोसेस स्मूथ होगी हर कार्य को करने की, और प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए टेक्निक्स का लाना बहुत ज़रूरी है। तो उससे जो प्रोडक्शन बढ़ेगा उसका और फॉरवर्ड लिंकेजेस इफ़ेक्ट्स होंगे और इंडस्ट्रीज एक्सपेंड होंगी, जिससे अगर लोग कम भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किए जाते हैं तो उन्हें अन्य जगहों पर रोज़गार मिलेगा। तो ये थी जनरल एग्रीमेंट इन ऑन सर्विसेज टैक्स। इसके अलावा वहाँ पर जो बात हुई है कि ट्रेड एंड एनवायरनमेंट, जब भी हम ट्रेड करें तो हमें इस तरह से ध्यान देना है कि पॉलिसी इस तरह की हो कि इसमें एनवायरनमेंट के क्लॉज को भी जोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई शुरू हो जाए, एनिमल्स वगैरह को स्लाटर किया जाने लगे वगैरह वगैरह, वाटर का एग्जॉर्बिटेंट यूज़ होने लगे या पॉल्यूशन बढ़ जाए, तो हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। दूसरी चीज़ उन्होंने इसमें दोहा राउंड में हुई कि जो एक ह्यूमैनिटेरियन टच हमेशा होना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्हें ट्रेड को स्मूथ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो ये चीज़ उन्हें प्रोवाइड कराई जाए और इसे कंसेशनल रेट पर भी प्रोवाइड कराया जाए। तो ये WTO का बहुत बढ़िया पहलू है। तो इसके तहत ही होता है ना, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी रोड्स अचानक बन रही हैं, तो क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है कि भाई वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है, तो ये नेगोशिएशंस के थ्रू होता है आपस में, ये भी एक ट्रेड का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो नेगोशिएशन हुआ, फिर आपने उसको दूसरी संस्था से मदद मांगी, तो ये सारी चीज़ें आपस में कोलैबोरेशन से चलती रहती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस के राउंड कई साल लग जाते हैं। और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैंने बता ही दिया आपको। बाकी आपका इसमें क्या है, ट्रेड फ्लो हो ही गया है।
और भविष्य में टैरिफ रेट्स रिड्यूस करते रहिए। तो यही चीज़ें थी जो दोहा राउंड में हुई, जिसमें इसमें बहुत ज़्यादा भी सर्विस के ट्रेड के लिए समझौता हो गया है, लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में सब्सिडी रिड्यूस करने का समझौता नहीं हो पाया। इस संबंध में अभी बाइलेटरल एग्रीमेंट्स ही चल रहे हैं, यानी कि देश आपस में ही जिनको वो करना है ट्रेड एग्रीकल्चर में, आपस में बाइलेटरल या प्लूरिलेटरल ट्रेड्स ही चल रहे हैं, मल्टीलेटरल नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस हाँ, एंटी डंपिंग देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भूली जा रही थी। बहुत से देश क्या करते हैं कि अपने देश का निर्यात बढ़ाने के लिए डंपिंग करने लगते हैं। डंपिंग में क्या है, अब भाई तुमने ये एक इलीगल अनफेयर प्रैक्टिस हुई ना। जो जिस देश आप अपने कंट्री में जिस वस्तु को जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उससे कम पे दूसरे देश में बेचने लग गए जाकर, यानी कि आप उस देश के मार्केट को गिराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये डंपिंग की यानी कि आप डंप कर रहे हैं अपना। तो इस पर एंटी डंपिंग लॉज हैं कि कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता, यदि करेगा तो उसके अगेंस्ट शिकायत होगी। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में ऐसा हुआ है कि यूक्रेन अपना कुछ अमोनियम था क्या था जिसको डंप कर रहा था रशिया में, तो रशिया ने इसके अगेंस्ट कंप्लेन की और इस पर रेजोल्यूशन हो चुका है और यूक्रेन को कुछ समय दिया गया है कि वो अपनी पॉलिसीज़ में रिफॉर्म करें। अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में जो भी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे अभी कोविड-19 के अंतर्गत WTO में रिजोल्यूशन पास हुआ है कि जो चीज़ें बहुत अभी कुछ चीज़ों में टैरिफ्स कंट्रीज ने हाई कर रखे हैं उनको इस समय रिजॉल्व करें, क्योंकि उन्हें ह्यूमैनिटी को बचाना है। जैसे कि मेडिकल अवेलेबिलिटी, फ्री मेडिसिन अवेलेबिलिटी का फ्री फ्लो होना चाहिए बिटवीन द कंट्रीज़। मेडिकल जो अप्लायंसेस हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम्स हैं, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, एनर्जी सप्लाई वो जारी रखनी है, अपने हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरी जो ट्रेड एंड सर्विसेज के दायरे में आते हैं उनको और फ्रीली अवेलेबल करना है। और इस संबंध में WTO क्या कर रहा है कि उसने अभी मीटिंग हुई है अभी 20-22 तारीख में कि ये इन पर जो भी टैरिफ की इंफॉर्मेशन उसने अपने कंट्रीज से ली है और उनको रिड्यूस करने के लिए उसने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सब क्या है, ये ह्यूमैनिटेरियन टच भी हमेशा जब भी ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हमें मिलकर ह्यूमैनिटी को बचाना है, तो सरकार को फोर्स किया जाएगा कि वो उनको फॉर द टाइम बिंग उन चीज़ों को अपनी टैरिफ वॉल्स को रिड्यूस करें। तो ये WTO का एफर्ट कोविड-19 के संबंध में, जो कि एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है और मानवता के सामने एक उसको बचाने की एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, एक डंपिंग का दिया, एक ये दिया। तो ये सारी चीज़ें, और इधर WTO और एक हमारे पास एक वर्ल्ड कस्टम बोर्ड है, WTO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, WTO में एक चीज़ पर और चर्चा हुई कि हमने टैरिफ वॉल्स तो कम कर दी, लेकिन होता क्या है जब डेवलपिंग कंट्रीज़ में ख़ास तौर से जब सीमा पर या आपके पोर्ट पर कोई चीज़ उतरती है तो कस्टम अधिकारी को बहुत ज़्यादा पेपर वर्क कराना है सीमा शुल्क से संबंधित। वो तो इनकी इंटरनल पॉलिसी है कि कस्टम ड्यूटी को कितना रखा जाए, उससे रिलेटेड इश्यूज़, प्लस जो पेपर वर्क है और प्रोसेस को बहुत स्मूथ करने के लिए भी इस पर चर्चा हुई है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो रहे हैं, जिससे जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो इन चीज़ों को, इन हर्डल्स को भी दूर करने से संबंधित मसलों पर दोहा राउंड में बात हुई। तो ये था WTO का स्ट्रक्चर, और इस तरह के नेगोशिएशंस चलते रहते हैं, जिससे क्योंकि WTO को नेगोशिएशंस में हर एक कंट्रीज़ के पास थाउजेंड्स अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि वो कैसे उनको मैनेज करके अपने आप को ग्रो करे और अवसरों का कैसे लाभ उठाए। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह की संस्थाएं ना हों तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस देश में क्या है, कितनी टैरिफ्स हैं, किस वस्तु की कितनी डिमांड है, हमारा देश की वस्तु वहाँ कितनी कॉम्पिटिटिव हो सकती है, वहाँ से हम क्या मंगा सकते हैं जिससे कि हमारे देश के नागरिकों को फ़ायदा हो, कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो और इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो कि भाई वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कितनी टेक्नोलॉजी में हम पहले पिछड़े हुए थे और आज हम कितने एडवांस हो गए हैं कि जिसके बारे में हम लोग अभी कल्पना कर नहीं सकते हैं। तो हमें उनकी तकनीक का लाभ उठाना चाहिए, हमारे पास मार्केट है, उन्हें हमें मार्केट प्रोवाइड कराना चाहिए। यही विश्व व्यापार संस्था का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है।
आई थिंक अब आपके लिए शायद इससे ज़्यादा